हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान। बैंकिंग के हम प्रश्न इसकी पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उसमें से देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं कराधान। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कराधान क्या है। तो कराधान देखिए, कराधान में एक शब्द आता है कर। तो आप कभी सोचे हैं कि सरकार विकास कार्यों के लिए, जो सरकार विकास कार्य चलाती है, उसके लिए वो पैसा कहाँ से लेकर आती है? वो क्या काम करती है? बहुत सारे कर हमारे पर लगाती है। आय कर, सेवा कर, बिक्री कर, ये सब अलग अलग माध्यमों से पैसा प्राप्त करती है और हमारे विकास कार्यों को कंप्लीट करती है, पूरा करती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। यदि कि हमारे राज्य में दूसरे राज्य से कोई सामान आ रहा है, जैसे धान ही आ रहा है, तो उस सामान पर वो सीमा शुल्क ले लेती है। तो उसको, और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति है तो उस पर वो वैभव कर लगा देती है, उस पर टैक्स ले लेती है। तो अलग अलग माध्यम से वो टैक्स लेकर उस पैसा लेती है और विकास कार्यों पर खर्चा करती है। तो ये टैक्स लेने की परिभाषा क्या है यदि बोला जाए तो ये है कि लोक अधिकारी द्वारा लोक कार्य के लिए परिवर्तनीय कानून द्वारा अनिवार्य धन लेना ही कर कहलाता है। अधिकारी रहेंगे, जो पब्लिक अधिकारी रहते हैं, वो पब्लिक जो कार्य होता है उसके लिए जो हर साल नियम बनते हैं, उस नियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति एक निश्चित सीमा से ज़्यादा कर लेता है, धन कमाता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। वो हर साल सरकार फिक्स करती है कि किस व्यक्ति को कितने रुपए पर कमाने पर टैक्स देना पड़ेगा और कितने रुपए नहीं कमाने पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपकी बुक में आपको दिखेगा बच्चों, यहाँ पर ऐसा वाला कॉलम बना हुआ दिखेगा। जैसे में ये 2015-16 नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है पुरुष, महिला, वरिष्ठ नागरिक। यानी 2015-16 में सरकार ने नियम बनाया था कि यदि कोई पुरुष 2.5 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, परंतु 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाता है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक कमाता है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर कमाता है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पुरुष के लिए था। फिर महिला के लिए अलग बनाया गया है, वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग बनाया गया है। तो जैसे 2015-16 में इसने बोल दिया था कि पुरुष यदि 2.5 लाख रुपए से कम कमाता है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यदि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर एक निश्चित सीमा उसने क्या निर्धारित करी, 2.5 लाख रुपए। तो यदि एक निश्चित सीमा के पश्चात यदि व्यक्ति कोई कम कमा रहा है तो उसको टैक्स देना ही है, वही टैक्स कर कहला रहा है। तो अब कर कैसे लेते हैं? कर 2 प्रकार से गवर्नमेंट हमसे लेती है, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर सिंपल सी भाषा में दें, जो प्रत्यक्ष मतलब जो दिख रहा है, ऐसा कर जिससे आपको देते वक्त पता चले कि हाँ सरकार को हमने कर दिया है, वो प्रत्यक्ष कर है। और कभी कभी हम इनडायरेक्ट रूप से कर दे देते हैं पर हमको पता ही नहीं चलता कि हमने सरकार को वो टैक्स दिया है, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। यानी कि दो पॉइंट हुए यहाँ पे। आपने जिसने कर का भुगतान किया और जिससे कर मांगा गया, 2 लोग हैं यहाँ पर, जिससे कर मांगा गया और जिसने भुगतान किया। तो जिससे कर मांगा गया यदि वही व्यक्ति भुगतान कर रहा है तो वो प्रत्यक्ष कर है, परंतु जिससे कर मांगा गया और जिसने कर दिया वो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं तो वो अप्रत्यक्ष कर है। अब उदाहरण देखिए, एक यदि सरकारी आदमी पैसा कमाता है, जिसकी इनकम एक निश्चित आय 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति को सरकार बोलती है कि आपको वित्तीय वर्ष में आपको पैसा टैक्स देना पड़ेगा। तो वो आदमी टैक्स देता है, तो उसको पता है कि मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, तो वो टैक्स कहलाता है प्रत्यक्ष कर, जिसको इनकम टैक्स कर बोलते हैं। और इनकम टैक्स ही हमारा मेन टॉपिक है। और दूसरा अप्रत्यक्ष कर क्या है? जैसे हम एक सिनेमा हॉल में जाते हैं और सिनेमा हॉल में जाने के बाद 180 रुपये का टिकट खरीदते हैं। तो हम 180 रुपये का टिकट खरीद के हमको क्या लगता है कि ये टिकट 180 रुपये का है? नहीं, आप टिकट को ध्यान से देखिए। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो टिकट में लिखा रहेगा कि टिकट तो 100 रुपये का है और उसमें 80 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो GST है, ये कर है। तो वो 80 रुपये सरकार ने किससे मांगा सिनेमा हॉल के मालिक से, और सिनेमा हॉल का मालिक उसको पैसे को टिकट में जोड़ के हमसे ले लिया।
तो हमने पैसा डायरेक्ट सरकार को नहीं दिया, सरकार ने मांगा था सिनेमा हॉल के मालिक से और दिया हमने, जिससे मांगा गया उसने नहीं दिया, हमने पैसा दिया, तो डायरेक्ट नहीं दिया गया है पैसा, इसलिए कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। तो ये हुआ, दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर बच्चों और अप्रत्यक्ष कर। उसमें आपको एक ये स्टेप्स प्राप्त होगा कि उपकर, एक वर्ड और आएगा उपकर। उपकर क्या है? कभी कभी आयकर पर सरकार कोई विशेष प्रयोजना, विशेष प्रोजेक्ट बनाती है, उस पर थोड़ा सा कभी कभी एक्स्ट्रा कर ले लेती है, वो कहलाता है उपकर कहा जाता है। जैसे अभी हमारे पास आएगा शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर क्या है? जो यहाँ पर बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल चलते हैं, उसके टीचर्स की पेमेंट देना, वहाँ लैब बनाना, उसके सामानों को व्यवस्थित करना, बिल्डिंग बनाना, इस सब कार्यों के लिए भी गवर्नमेंट क्या काम करती है? टैक्स लेती है, तो वो कहलाता है शिक्षा उपकर। तो एक्स्ट्रा काम के लिए जो विशेष काम था सरकारी स्कूलों को चलाना, उसके लिए भी एक्स्ट्रा कर दिया जाता है, वो शिक्षा उपकर कहलाता है। तो आपके पास एक वर्ड बुक में और मिलेगा, PAN पेन और TAN टैन। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसको टैक्स देना है, किसको टैक्स नहीं देना है, और सरकार को कैसे पता चल रहा है भाई कि किसको टैक्स देना है, किसको टैक्स नहीं देना है। तो उसको करने के लिए क्या काम करती है सरकार कि हर एक आदमी को एक संख्या देती है। वो संख्या आयकर दाताओं के पहचान के लिए कि कितने लोगों को टैक्स देना है, आयकर डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी को एक संख्या दी जाती है, जिसे स्थायी खाता संख्या कहा जाता है या अस्थायी खाता संख्या कहा जाता है। वो हमारे बैंक में देना जरूरी रहता है। उस पर बैंक में यदि हमारा पैसा दिखता है गवर्नमेंट को कि हमने निश्चित सीमा से अधिक पैसा कमाया है, तो ऑटोमेटिक उस अकाउंट से पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि इस आदमी को टैक्स देना होगा। यदि वो निश्चित सीमा से कम कमाता है तो भी गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि उस आदमी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नंबर हमको दिए पैन, PAN पेन, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। और ये TAN टैन का फुल फॉर्म होता है टेम्परेरी अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या। तो क्या हुआ, यह अस्थायी या स्थायी खाता संख्या क्या है कि आयकर दाताओं द्वारा, आयकर दाता मतलब हम लोग के पहचान के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में आयकर विभाग द्वारा हर एक व्यक्ति को, संस्था को एक पहचान संख्या दी जा रही है, उसी को बोला जाता है। जिसको परमानेंटली दिया जाता है उसको परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, और जिसको टेम्परेरी दिया जाता है उसको टेम्परेरी अकाउंट नंबर बोला जाता है। तो ये भी एक प्रश्न आते हैं, दोनों का फुल फॉर्म आता है और किसे कहते हैं ये भी आपको आता है। इसी के पश्चात आपको एक वर्ड और आएगा, वित्तीय वर्ष। ये वर्ड भी आपको पहचान के लिए आता है बच्चों। वित्तीय वर्ष क्या है? तो वित्तीय वर्ष क्या है इसको समझिए कि किसी भी साल में हम लोग जैसे नया साल कब मनाते हैं बच्चों, 1 जनवरी से बोलते हैं दिसंबर तक का, परंतु वित्तीय वर्ष किसको बोलता है कि कब हमको टैक्स किस महीने से स्टार्ट करके किस महीने तक देना है। तो वो होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच में हम जितना पैसा कमा रहे हैं, जहाँ जहाँ से हमारी आय प्राप्त हो रही है, उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो साल है 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो कहलाता है वित्तीय वर्ष। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष कहाँ है, वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और कब तक रहता है, 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष रहता है। तो अब हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स को देख लिया कि किन किन शब्दों का इस्तेमाल हमारे इनकम टैक्स ज्ञात करने में होगा। तो अब हम इनकम टैक्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे इनकम टैक्स को हमको ज्ञात करना है। तो इसके स्टेप्स को देख लीजिए आप, पूरे स्टेप्स में पहला स्टेप्स देखिए, आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा ताकि आप स्टेप्स को याद कर लेंगे तो आपके आराम से ये प्रश्न बन जाते हैं। तो पहला स्टेप है वार्षिक आय या सकल आय बोलते हैं, यानी कि आपने साल भर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितना कमाया, साल का रहना। यदि प्रश्न में आपके मासिक दिया रहता है तो 12 से गुणा करके उसको साल में बदल लीजिए। तो पहला स्टेप्स क्लियर हो गया बच्चों। अब दूसरी स्टेप्स आएगी दान की गई राशि। ये वो राशि रहती है जो आपको वापस नहीं मिलती। दान करना आपको समझते हैं, जो आपने दान दे दिया आप उम्मीद मत करिए कि वो आपके पास वापस आएगी। तो हमारे प्रश्न में प्रधानमंत्री राहत कोष में हम कभी कभी दान देते हैं, ट्रस्ट में दान देते हैं, तो कुछ प्रश्न में दान की गई के बारे में दिया रहेगा और किसी प्रश्न में दान की गई के बारे में नहीं दिया रहेगा। तो जिसमें दिया रहेगा वहाँ पर आप निकालेंगे कि आपने कितना राशि को दान किया।
उसके पश्चात तीसरा स्टेप्स आएगा कि छूट। हम क्या काम करते हैं, आपके मम्मी पापा भी देख रहे होंगे, बहुत सारे जगह पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं ताकि समय पड़ने पर उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। वो पैसा जनरली इस्तेमाल होता है सामान्य भविष्य निधि में, LIC में, राष्ट्रीय बचत पत्र NS में। हम जो बच्चों का शिक्षण शुल्क देते हैं, फीस देते हैं, उस पर भी छूट देती है सरकार। गृह ऋण लेते हैं, उस पर भी छूट देती है। समूह विवाह या परिवार कल्याण योजनाएं जो बनाई जाती है, उस पर भी हमको छूट दी जाती है। तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट लिख कर दिया है मैंने। उसमें से किसी प्रश्न में 2 पॉइंट आएंगे या 3 पॉइंट आएंगे, जितने पर भी आपके प्रश्न में रहेंगे छूट, उस सारे छूट को आप ऐड कर दीजिए। तो आपका पहला स्टेप आपको कैलकुलेट करना है कि आपने साल में कितना कमाया। दूसरा स्टेप आपको ये देखना है कि आपने कितना दान दिया। तीसरा स्टेप्स आपको ये देखना है कि आपने कितनी छूट वाली राशि को, कितने जगह पैसा इन्वेस्ट किया। इस पर क्यों छूट देती है सरकार? क्योंकि ये पैसा आपने कहाँ जमा किया है, गवर्नमेंट के पास ही पैसा जमा किया, और उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट अपनी दूसरी कामों के लिए करती है। तो जो पैसा आप गवर्नमेंट को दे चुके हो पहले से, उस पर वो टैक्स नहीं लेती है, तो इसलिए इस पर हमको छूट मिलती है। परंतु अब ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं और 5 लाख रुपए तक ही अब कहीं ना कहीं पैसा को इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो आपको तो टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए सरकार क्या बोलती है, नहीं, उसने फिक्स कर दिया है कि आप कितना भी पैसा जमा कर दीजिए, परंतु वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप 1 लाख रुपए से कम पैसा यहाँ जमा करते हैं तो वो कम वाली राशि को लेगा, परंतु आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करते हैं, जैसे 1,20,000 रुपये आप पैसा कहीं जमा करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपये तक ही मैक्सिमम छूट देता है। तो अगला स्टेप्स बनता है बच्चों आपका मानक कटौती। मानक कटौती यानी कि आप देखिए, छूट देखिए पिछले स्टेप से, और देखिए 1 लाख रुपए, जो आपको कम लिखेगी वही आपको यहाँ पर मानक कटौती के रूप में लिखना है। यदि आपकी छूट 97,000 है, 1 लाख उसमें से कम कौन है, 97,000, तो आपको छूट मिलेगी मानक कटौती हुई 97,000। परंतु आप छूट है 1,20,000 रुपये और आपका तुलना करना है 1 लाख रुपए से, तो दोनों में से कम कौन है, 1 लाख रुपये, तो मानक कटौती हो जाएगी 1 लाख रुपये। तो मानक कटौती निकलने के पश्चात तो आपके 3 स्टेप हो गए। आपने पता लगा लिया वार्षिक आय कितनी है, दान कितनी है और मानक कटौती कितनी मिल रही है। तो आप वार्षिक आय में से दान और मानक कटौती को घटा दीजिए। ये वो पैसा है जिस पर टैक्स नहीं लिया जाता। घटाने के पश्चात जो मिलेगा आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में कितने पैसे पर आपको टैक्स देना है, और वो पैसे का कहलाता है कर योग्य आय। अब उसके बाद अगला होता है कि हमने पता लगा लिया कि हमको कितने पैसे पर टैक्स देना है। अब उस पर टैक्स निकालने के लिए आपको सारणी दी रहेगी प्रश्न में। हम जब प्रश्न करेंगे उस पर हम देखेंगे, तो सारणी के मदद से हम टैक्स को निकाल लेंगे। टैक्स निकालने के पश्चात हमको देखना पड़ेगा शिक्षा उपकर। मैंने जैसे बताया कि आयकर का 2%, उच्च शिक्षा के लिए 1% मिलाकर टोटल 3%, हम जितना भी दे आयकर है उसका 3% निकालेंगे, और 3% ही शिक्षा उपकर कहलाएगा। ये फिक्स है, हर साल 3% देना ही पड़ता है हर इनकम टैक्स देने वाले व्यक्ति को। उसके पश्चात आएगा अधिभार। ये अधिभार जनरली क्या होता है, जो अतिरिक्त आय का अर्जित करता है, जो बहुत धनवान व्यक्ति रहता है, यदि उसकी ये जो 5वें स्टेप्स की कर योग्य आय ही 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उसको एक्स्ट्रा कर देना पड़ता है 10%। हमारे क्वेश्चन में जनरली किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए से कर योग्य आय नहीं होती है ज़्यादा, इसलिए ऐसा वाले क्वेश्चन हमको प्रश्न नहीं मिलते हैं, पर आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। उसके पश्चात क्या करेंगे आप कि हमने कितना टैक्स देना था निकाल चुके, उसमें और एक्स्ट्रा कितना देना है शिक्षा उपकर वो भी निकाल चुके 3%, और एक्स्ट्रा कितना देना है अधिभार। ये तीनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में आपको पता चल जाता है कि आपको सरकार को कितना टैक्स देना है। अब इसके पश्चात होता क्या है कि आपको, मैंने क्या कहा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको टैक्स, वित्तीय वर्ष है, 31 मार्च की डेट में, यानी कि मार्च के महीने में आपको पूरा टैक्स भरना रहता है। अब मार्च के महीने में टैक्स भरना है। आप पैसा कमा रहे हो कि यदि आपकी इनकम 10,000 रुपये है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें से यदि आपको 5,000 रुपये ही टैक्स देना पड़ गया है ना, 2,000 रुपये टैक्स देना पड़ गया, तो आपको उस महीने में आपकी आय, तो मार्च महीने में आपको हाथ में कम पैसा बचेगा। उस स्थिति में आप घर कैसे चलाएंगे? तो समझदार व्यक्ति क्या करते हैं,
उसको तो पता ही है कि मेरे को लास्ट में जाके मार्च में पैसा तो जमा करना है, तो वो पहले से हर महीने थोड़ी थोड़ी पैसा को पहले से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करने लगता है। तो हमको यदि प्रश्न में दिया रहेगा कि वो आदमी पहले से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रश्न में पैसा जमा कर रहा है, तो हम देखेंगे कि वो कितने महीने तक पैसा जमा कर चुका और मासिक किस्त क्या है। कुछ आदमी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हर महीने में 100 रुपये जमा करूँगा, वो 11 महीने तक जमा कर चुके रहते हैं। तो 100 गुणित 11 करके हम पता लगा लेंगे कि अभी आगे से हमने पैसा कितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया है। तो हमारे पास इतना पैसा देना था, 9वां स्टेप्स में पता चला कितना टैक्स देना था, और हम आगे से पैसा इतना दे चुके हैं, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे आप, तो पता चल जाएगा कि अंतिम माह में आपको कितना पैसा देना है। ये स्टेप्स तभी करना है आपको जब वो प्रश्न में आदमी हर महीने पहले से पैसा जमा कर रहा हो। तो किसी प्रश्न में करेगा और किसी प्रश्न में नहीं करेगा, वो प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा। तो अब हम इसके स्टेप्स को समझने के पश्चात अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन को देखिए, प्रश्नावली 2। तो प्रश्नावली 2 के प्रश्न में हम यहाँ पर सबसे पहले ले रहे हैं ये क्वेश्चन को देखिए। आपको ऐसा प्रश्न देगा, प्रश्न देखिए कितना बड़ा दिखता है। प्रश्न बड़ा है तो क्या हुआ बच्चों, परंतु यदि आप स्टेप्स याद करके रखेंगे तो आपको बहुत ईजिली तरीके से प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय, यहाँ पर मकान किराया भत्ता छोड़ के लिखा है, तो वार्षिक आय डायरेक्ट दी हुई 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये, देखिए यहाँ पर शब्द आया सामान्य भविष्य निधि में, 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है, 25,000 रुपये का बचत पत्र खरीदता है। तो 3 जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, सामान्य भविष्य निधि में, 24,000 LIC में जीवन बीमा में, 25,000 राष्ट्रीय बचत पत्र, 3 जगह वो पैसा जमा कर रहा है। ये छूट वाली राशि हो गई बच्चों। उसके पश्चात वो प्रधानमंत्री राहत कोष में 100% कर मुक्त है, 20,000 रुपये, और वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये जो 50% कर मुक्त है दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत तक देय आयकर की गणना करनी है। और यहाँ पर मानक कटौती, सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है, ये मानक कटौती के रूप में दिया गया जो अभी आपको समझाया गया। और हमको यहाँ पर दिया हुआ है, सारणी बनाकर दी है, 2 लाख रुपए तक कमाएगा तो कुछ नहीं देना है, 2 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाएगा तो 10% देना है, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक रहेगा तो 20% देना है। शिक्षा उपकर के देख लीजिए, 2% और 1% मिलाकर टोटल 3%। तो ये आपका कंप्लीट प्रश्न प्राप्त होता है। प्रश्न में आपको क्या काम करना है, हमने स्टेप्स पढ़ा, इस स्टेप्स को पढ़ने के पश्चात उस स्टेप्स को आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए मैंने लिखा है, आपका पहला स्टेप्स क्या था बच्चों, वार्षिक आय। दूसरा स्टेप्स क्या था, दान की गई राशि। आप एग्जाम में भी ऐसे लिख लीजिए। तीसरा स्टेप्स था छूट की राशि। फिर आपके पास स्टेप्स था मानक कटौती, फिर कर योग्य आय, फिर आयकर कैसे निकालते हैं सारणी से, देखिए मैंने जगह छोड़ कर रखा है बीच में, फिर शिक्षा उपकर, फिर अधिभार, फिर कितना टैक्स देना। आप जो स्टेप बाय स्टेप्स लिखवाए हैं, हमने नोट किया है, उस स्टेप बाय स्टेप को आप जगह छोड़ के लिख लीजिए। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप जब प्रश्न बीच के प्रश्न को बनाएंगे तो कोई स्टेप्स को आप भूलेंगे नहीं और आपको आसानी होगी प्रश्न बनाने में। तो आपका पहला काम स्टेप्स को याद रखना और एक के बाद एक स्टेप्स को आप जगह छोड़ के लिख लीजिए। आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा किसके लिए कम जगह छोड़नी है और किसके लिए ज़्यादा जगह छोड़नी है। तो वापस अपने प्रश्न में आते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है हमारा वार्षिक आय, यानी आपको प्रश्न पढ़कर ये पता लगाना है कि उस आदमी ने कितनी वार्षिक आय है उसकी। तो इस प्रश्न में आइए वापस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वार्षिक आय कितनी दी हुई है, 4,10,000 रुपये। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि उसकी वार्षिक आय 4,10,000 रुपये है। तो आप यहाँ लिख लीजिए और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ वार्षिक आय दिया है। यदि मंथ बोला रहता बच्चों तो आप 12 से गुणा कर दिए। पहला स्टेप्स क्लियर हो गया। दूसरा, अब आपको स्टेप्स में लिखा है आपने दान की गई राशि। आपको ये देखना है कि उस आदमी ने कहाँ कहाँ दान किया है। तो प्रश्न में देखिए, प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपये दान किया है। तो आप यहाँ लिखिए प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष कितना रुपए दान किया है उसने दान किया है 20,000 रुपये। और ये 100% कर मुक्त है, कर मुक्त। तो आपको 20,000 का 20,000 ही लिखना है। और दूसरी जगह कहाँ दान किया उसने, वृद्धाश्रम में कितना दान किया बच्चों, 12,000 रुपये जो 50% कर मुक्त, यानी उसका आधा
आधा पर छूट मिलेगी और आधा पर छूट नहीं मिलेगी। तो आपका यहाँ पर वृद्धाश्रम लिखिए आप। वृद्धाश्रम में कितना दान किया उसने? 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये लिखा। कितना परसेंट कर मुक्त है? 50% कर मुक्त। तो यहाँ पर 50% यानी कि आधा, तो 12,000 का आधा कितना होता है? 6,000 रुपये। तो ऊपर दो जगह ये दान दे रहा है, एक जगह 20,000 रुपये है और एक जगह आ रहा है उसका 6,000 रुपये। तो उस स्थिति में तो कुल दान कितना दिया बच्चों? कुल दान हुआ उसका 20,000 में 6,000 रुपये जोड़ देंगे तो टोटल हुआ 26,000 रुपये। तो उस आदमी ने 26,000 रुपये दान दिया है। तो अब सेकंड स्टेप्स क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप्स होने के पश्चात अब आपका तीसरा स्टेप्स आता है छूट की राशि। अब छूट की राशि कौन कौन सी थी? क्या याद करवाया था आपको? LIC वाला, सामान्य भविष्य निधि, ये सब छूट की राशि है। तो अब प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फिर से प्रश्न को देखिए। सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये प्रति माह, शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रति माह है, सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये। तो आप लिखिए यहाँ पे सामान्य भविष्य निधि, पूरा शब्दों को लिखिए और यहाँ पर नीचे लिखिए 4,000 रुपये। यह है प्रति माह। तो आपको यहाँ पर प्रति माह शब्द लिखना है, बहुत ज़रूरी है। हम माह में इनकम टैक्स नहीं देते, साल में देते हैं। तो 4,000 गुणित 12 करना पड़ेगा वार्षिक। तो ये 12 चौक 48,000 रुपये हुआ वार्षिक। यदि पहले से वार्षिक दिया है बच्चों तो अच्छी बात है, आपको किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो पहला हो गया सामान्य भविष्य निधि। दूसरा प्रश्न में आगे आइए। 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम। ये वार्षिक शब्द लिया है, यानी इसमें 12 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। जीवन बीमा प्रीमियम। तो आप दूसरा पॉइंट लिखिए जीवन बीमा प्रीमियम। जीवन बीमा प्रीमियम। प्रीमियम इसमें कितना पैसा जमा कर रहे हैं? 24,000 रुपये वार्षिक। तो इसमें डायरेक्ट लिख लिया हमने। अब और कहीं पैसा जमा कर रहा है क्या? देखिए, वो 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो ये जो राष्ट्रीय बचत पत्र वो ईयरली, कहीं पर भी मासिक नहीं लिखा है बच्चों, तो समझ जाइए ईयरली है। तो यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र हुआ 25,000 रुपये। तो नीचे लिखिए राष्ट्रीय बचत पत्र। बचत पत्र और उसको लिख लीजिए आप 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। तो 3 जगह पैसा जमा किया है उसने, सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा में और यहाँ पर राष्ट्रीय बचत पत्र में। और ये जो दोनों राशि थी वो दान की राशि थी और कटौती दिया है 1,00,000 रुपये। इतना ही प्रश्न है अपने पास। तो अब हम छूट की राशि में तीनों को ऐड कर दीजिए। तो कुल छूट आप लिखिए, कुल छूट शब्द लिखिए। और कुल छूट में क्या क्या है आपके? 48,000। तो आपने 48,000 लिखा। फिर नीचे क्या है? 24,000। तो आपने 24,000 लिखा। फिर नीचे क्या है? 25,000। 25,000 3 जगह पैसा जमा किया, तीनों को आप ऐड कर लीजिए। आप ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 97,000 रुपये। यानी आपने इतना पैसा अपने जीवन के लिए आगे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो ये तीसरा स्टेप्स क्लियर हो गया आप बच्चों कि आपने कितना छूट निकाला। उसके बाद चौथा स्टेप्स हम क्या लिख कर रखे हैं? चौथा स्टेप्स ये लिख कर रखे हैं मानक कटौती के बारे में। क्या लिखा है हमने? मानक कटौती की छूट की राशि या 1,00,000 रुपए जो भी कम हो उसे लेना है। तो छूट कितनी है? छूट आपने कितने निकाली टोटल बच्चों? 97,000 रुपये छूट निकाली है। तो यहाँ है छूट की राशि 97,000 रुपये और 1,00,000 रुपये। उसमें से कम कौन सा है बच्चों? 1,00,000 रुपये कम है कि छूट वाली कम है? ये कम है छूट वाली। तो मानक कटौती कम वाले को लेना है। तो हमारी हुई मानक कटौती हुई ये 97,000, क्योंकि वो 1,00,000 रुपये से कम है। ये हो गया अगला स्टेप्स। अब उसके पश्चात हम 5वां स्टेप्स क्या लिख कर रखे हैं? कर योग्य आय। उसका स्टेप्स क्या बताया था? वार्षिक आय में दान घटा दीजिए, मानक कटौती को घटा दीजिए। तो वार्षिक आय आपकी कितनी थी बच्चों? वार्षिक आय आपकी थी यहाँ पर 4,10,000 रुपये। लिख लिया। घटा दिया दान। तो दान कितना कर रहा था? 26,000 रुपये। माइनस दान है तो माइनस 26,000 रुपये लिख लीजिए। फिर माइनस करके मानक कटौती कितनी निकाली हमने?
थाउजेंड, ये लिख लिया हमने। ठीक है, लिखने के पश्चात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस स्टेप्स में ये दोनों ऋण ऋण वाले हैं, तो आप इन दोनों को ऋण ऋण वाले को पहले ऐड कर लीजिए। आप जानते हैं कि ऋण ऋण जुड़ जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो आप इन दोनों को जोड़िए, एकदम सावधानी से जोड़ेंगे आपको। तो जोड़ने के पश्चात आपको मिलने वाला 1,23,000 रुपये। जोड़ते वक्त देख लिए बच्चों, 26,000 ऐसा करके जोड़ते वक्त 97,000, जोड़ते वक्त आप ऐसा ऊपर नीचे करके साइड में जोड़िए। 0 0 0, इसको जोड़ा 3, 13 आया, 10 11 12, तो देखिए ऐसा आंसर आएगा। तो आप 3 के बाद 0, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा लगाएंगे तो आपको मिलेगा 1,23,000 रुपये। उसको इसमें से घटा लीजिए, किसमें से, 4,10,000 रुपये। देखिए घटाकर देखना है आपको। यहीं पर एक बच्चा यदि जिसका प्लस माइनस का हिसाब गड़बड़ा जाता है, यदि गड़बड़ करेगा तो पूरा आंसर गलत प्राप्त होगा, इसलिए कोई भी रिस्क मत लीजिए। आप 0 को 0 से घटा दिया, बैलेंस लिया, 10 में से 3 गया, 7 हुआ आपके पास। यहाँ पर 10 में से 2 गया, यहाँ पर आपके पास प्राप्त हो रहा है 2। उसके बाद यहाँ पर आपने लिया 10, यहाँ पर 3 हुआ, 10 में से 2 गया, आपके पास मिल रहा है 8। और उसके पश्चात आपका यह 3 में से 1 गया, मिल रहा है आपका 2। तो आपको इन दोनों को घटा के प्राप्त होता है 2,87,000 रुपये। तो आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, कर योग्य आय। यानी आप कमा तो रहे थे 4,10,000 रुपये, परंतु आपको इसके कारण छूट मिल रही है, तो आपको कम कितना पैसा, 2,87,000 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा। जितना कम पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा, आपका टैक्स भी कम होता चले जाएगा। अब अगला स्टेप्स आता है आपका 6वां स्टेप्स, आयकर। आयकर में मैंने ये जो लिख कर रखा, कर योग्य आय, ये जो लिखा है इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके प्रश्न में अवेलेबल है। देखिए प्रश्न जो दिखाया था, ये जो कॉलम है इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि अब आपको देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, कर योग्य आय से आपको चेक करना है, यानी कि आप ऊपर का भूल जाइए। अब आपको इस कर योग्य आय 2,87,000 को आपको याद रखना है। तो अब देखिए इसमें स्टेप्स क्या लिखा था कि 2 लाख रुपए तक यदि वो आदमी कमाता तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अब देखिए ये जो है कर योग्य आय, वो 2 लाख रुपए है कि उससे ज़्यादा है, भाई उससे ज़्यादा है। तो अब ये स्टेप्स नहीं है, 2 लाख रुपए से कम होता तो यहाँ हमारा प्रश्न खत्म हो जाता, बोल देते कि वो आदमी को टैक्स नहीं देना है। अब हमारा ये जो 2,87,000 रुपये है, तो वो 2 लाख और 5 लाख के बीच का है और 10% देना है उस पर। तो आपका ये जो 2 लाख ये जो आएगा, तो आप प्रश्न में देखिए कि ये इन दोनों के बीच में आता है कि इन दोनों नंबरों के बीच में आता है। कभी ये जो नंबर है सेकंड वाले के बीच में आ जाएगा, कभी ये नंबर थर्ड वाले के बीच में आ जाएगा। तो आज का जो प्रश्न है वो नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है। अगला वीडियो जब बनाऊंगी मैं वो ऐसा प्रश्न लूँगी जिसमें इन नीचे वाले स्टेप्स में आएगा, तो उसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। तो ये जो 2,87,000 रुपये ये आ रहा है, ये बीच में, इसके बीच में आ रहा है। ऐसा लिख लीजिए आप कि 2 लाख से 5 लाख के बीच में 10% देना है। तो हमारा ये जो नंबर है 2,87,000 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, काम करना है टैक्स निकालने के लिए, इसमें से इसको घटा के उसका 10% लेना है, इसको नहीं लेना है। यदि बीच में आ गया तो इसमें से इसको घटा के 10% लिखेंगे, और यदि ये नंबर नीचे वाले में आता तो आप ये 5 लाख में से 2 लाख को घटा के उसमें से 10% लेते। तो अभी हमारा बीच में आ गया है, तो हम 2,87,000 में से 2 लाख को घटा के उसका 10% लिखेंगे, तो हमारा आयकर मिलने वाला है। हमारा आयकर हो गया 10%। किसका, 2,87,000 में से 2 लाख को आप घटाएंगे, ये ऐसा लिखना है। 10% मतलब बट्टा 100 होता है बच्चों, गुणित 2,87,000 से 2 लाख को घटाएंगे आप तो 87,000 प्राप्त होता है। ये तो बहुत आसान है, आपको कन्फ्यूज़न होता है तो एक के नीचे एक घटा के प्राप्त करिए। ये 0 से 0 कैंसिल होता है, ये 0 से ये 0 कैंसिल होता है, तो आपका मिल रहा है 2,08,87 है ये। तो 87,000 है यहाँ पे, 2,87,000 में से 2 लाख प्राप्त करते हैं, घटाते हैं तो 87,000 मिलता है। तो आप जब 0 कैंसिल करते हैं तो आपको 8,700 रुपये प्राप्त होता है। ये हुआ आपका टैक्स। इतना टैक्स आपको 8,700 रुपये देना होगा।
पर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। देखिए मैंने एक्स्ट्रा जगह छोड़ के रखा था, हो सकता था कि हमारा ये जो टैक्स है इसके बीच में आता तो हमको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती। तो अभी हमारा यहीं आ गया, तो नीचे के स्टेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा टैक्स मिल गया कि हमको 8,700 रुपये प्राप्त ये टैक्स देना पड़ेगा। पर अगला स्टेप्स क्या है अपने पास? अगला स्टेप्स था शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर के लिए क्या बताया था कि शिक्षा, आप या तो पूरे स्टेप्स को लिखिए या शॉर्टकट इसको भी लिख सकते हैं। शिक्षा उपकर क्या है? देय आयकर का 3%। देय आयकर का 3%। अभी हमने 8700 रुपये देय आयकर निकाला, उसका 3% मतलब 3/100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। 87 को 3 से गुणा करते हैं तो आपको 261 रुपये प्राप्त होता है। यानी आप वो आदमी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कितना रुपये जमा दे रहा है, दान कर वो दे रहा है, कर 261 रुपये कर दे रहा है। उसके पश्चात अधिभार का स्टेप्स लिखवाया था। अधिभार रुपये यदि कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक हो। तो आप वापस जाइए, कर योग्य आय कौन से स्टेप्स में निकाले थे? 5वें नंबर का स्टेप्स है कर योग्य आय। ये जो निकाले थे क्या ये 10 लाख रुपए से कम है? नहीं, ये कितना है? 2,87,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे, यहाँ कर योग्य आय, कर योग्य आय कितनी है? 2,87,000। कौन से स्टेप्स में निकाले हैं हम? 5वें नंबर के स्टेप्स में। तो यहाँ लिख सकते हो याद रखने के लिए स्टेप 5 से। तो यहाँ कर योग्य आय 2,87,000 रुपये है, जो क्या है 10 लाख से कम है। इसलिए अधिभार आपका कितना हुआ? 0। अधिभार हुआ आपका 0। यदि ये 10 लाख रुपए से ज़्यादा होता तो आपको 10% इसका निकालना पड़ता। तो अभी आपका अधिभार हो गया 0। तो वापस आते हैं तो आयकर आपको आप कितना टैक्स देना है, आपने कितना आयकर निकाला, कितना शिक्षा उपकर दिया और कितना अधिभार, आपको स्टेप्स लिख चुके हैं आप। आयकर आपने निकाला है कितना? 8700 रुपये लिख लिया। शिक्षा उपकर कितना निकाला है? 261 रुपये लिख लिया। और अधिभार कितना है? 0। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 8700 में से 261 को जोड़िए, आपको मिल रहा है 8,961 रुपये। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका बनता है कि आप उस आदमी को 8,961 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे भी इस प्रकार आपको वीडियो तुरंत प्राप्त होता रहे। तो ये जो प्रश्न हमने दूसरा करवाया है उसको स्टेप्स लिखकर आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, ताकि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसके स्टेप्स को याद रखिए। तो गुड बाय बच्चों।